अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे थे। हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर चुके थे। मॉलिक्यूल हमारा जो है उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया था। हम होमोन्यूक्लियाई और हेटेरोन्यूक्लियाई तक अपना जो है लास्ट लेक्चर वाइंड अप कर चुके थे। आज हम यहीं से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ेंगे और आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि अब आगे हम इंतहाई अहम और टेक्निकल टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सोडियम का जो है वो एक एटम दिखाऊंगी। सोडियम का एटम जो है उसके सेंट्रल पार्ट के अराउंड जो एक रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इस सेंट्रल पार्ट के अराउंड ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें हमारे पास जो है देखें, ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको कलर डिफरेंस से बता दिया है। यहाँ पर मैं ब्लू कलर से जो आपको पार्टिकल्स दिखा रही हूँ, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए इतना ही समझना ज़रूरी है कि एक एटम में जो रिंग स्ट्रक्चर मौजूद, एक एटम के रिंग में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये बताना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा रिंग स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इनसे हमारी वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आयन पर मूव करेंगे। आयन को जब हम डिस्कस करेंगे तो आयन को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो तरह से इसकी वजाहत इसको कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसको हम दो तरह से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयन उस वक्त बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आयन उस वक्त बनते हैं हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन जाए। यहाँ पर हमने लिखा हुआ देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन और लॉस्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे हम आयन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। अब वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई भी चार्ज आएगा तो हम उसे आयन कहेंगे। अब आयन को अगर मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयन एक एटम हो सकता है या फिर एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, कि उसने या तो एटम को लॉस किया होगा या फिर गेन किया होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को। नाउ वी विल डिस्कस सम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूसरी जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई है, यहाँ पर मैंने पहला बताया था कि इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा केमिकल रिएक्शन के दौरान तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन दूसरा मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि एटम जो आयन है वो एटम नहीं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। अब हमारे पास दो तरीके की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ आयन से हमारे पास कैटायन है हमारे पास, जिसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। और अब हम एक दूसरी हमारे पास टाइप होती है एनायन, जिसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे आयन का नाम भी देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आमतौर पर ये क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। आमतौर पर कैटाइंस क्या होते हैं, कैटाइंस आमतौर पर हमारे पास मेटल्स होते हैं। एटम को लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को और बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये एटम को लॉस कर रहा है, एटम लूज कर रहा है। ठीक है, एटम जब लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपके पास, तो हमारे पास देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास सोडियम, यहाँ पर ये हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सोडियम की एग्जाम्पल से बताऊँगी। अब सोडियम की एग्जाम्पल से मैं आपको कैसे बताऊँगी, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने क्या लिया है, हमने सोडियम की एग्जाम्पल ली है। Na, हमारे पास Na जो है वो हमारे पास है 17। ठीक है, यहाँ पर मैंने जिसका रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और 18 इसमें न्यूट्रॉन है। अब इसके अराउंड जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है,
देखिए इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, ये बात हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप अपनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ सोडियम एटम की, इसको आप पॉज करेंगे, आप इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी वो इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखें, यहाँ पर ये हमारे पास है, सॉरी ये 11 है हमारे पास, सॉरी मैंने आपको क्लोरीन का बता दिया था। ये हम सोडियम की बात करें, हमारे पास 11 प्रोटॉन है, तो हमारे पास 11 ही इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास इस रिंग स्ट्रक्चर में, इस शेल में हमारे पास है। फिर हम नेक्स्ट शेल पे जब मूव किया, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे, 8 और 2 जो है हमारे पास 10, और 1 जो है हमारे पास लास्ट में। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम देखें, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कैटाइन को बता रहे हैं। अब हम यहाँ से इसको क्या करें, मूव कर रहे हैं, सोडियम एटम है ये हमारे पास Na। अब हम मूव कर रहे हैं इसको सोडियम आयन पर। ठीक है, जब हम इसको सोडियम आयन पर मूव करेंगे तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, देन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर हमारे पास 11 प्रोटॉन है और 12 हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना बेटा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसको हमने गायब कर दिया, इनविजिबल। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से ये, और अब ये जो हमारे पास डायग्राम आया, ये अब हमारे पास सोडियम एटम नहीं है, ये अब हमारे पास है सोडियम आयन। ठीक है, ये अब हमारे पास सोडियम आयन बन गया है। तो ये हमारा था, हमारे पास कैटाइन की थी। यहाँ पर आप साफ डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सोडियम जो एटम था उससे हमने जो सोडियम आयन बना है। हमारे पास आयन क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम कैट आयन, पॉजिटिव आयन या फिर आयन का नाम देते हैं। अब सेम नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करेंगे जिसे हम एनाइन कहते हैं, तो एनाइन क्या होता है हमारे पास, एनाइन होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, इसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और ये ज़्यादातर नॉन मेटल से बनता है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास क्लोराइड आयन है। देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि ये आमतौर पर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, देखें बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। बार बार बात को रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाए, आप लोग इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि हम अक्सर औकात हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमने क्या किया, हम क्लोरीन की एग्जाम्पल लेंगे, हम क्लोरीन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 हमारे पास न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है कि 17 अगर हमारे पास प्रोटॉन है तो दैट मीन्स कि हमारे पास 17 ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव 17 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 17 जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है,
हमारा ये मानना है कि किसी भी नॉन मेटल को नेगेटिव आयन बनने के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। तो आए हम एटम को गेन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन जब गेन करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोराइड आयन बनेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास क्लोराइड आयन कैसे बन रहा है। आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके एग्जाम्पल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लें बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को लेके बढ़ते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम जो है वो एनाइन को डिस्कस कर रहे थे। हम एनाइन को डिस्कस कर चुके थे, हमें उसके एग्जाम्पल पे मूव करना था, लेकिन हम यहाँ पर क्विक रिव्यू देखेंगे। हम एनाइन को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। एनाइन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, आमतौर पर नॉन मेटल से बना होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज आता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, इसमें हम जो है क्लोरीन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं कि हम क्लोरीन को किस तरीके से एटम जो है वो गेन करवा रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन जो है वो हमारे पास 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 17 हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। अब हम इसको जो है क्लोराइड आयन, हम क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम से हम क्लोराइड आयन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखें, अगेन हमारे पास यही स्ट्रक्चर बनेगा। 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन। ये मैं रफ आपको बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब अपना कॉपी वर्क करेंगे तो आप कंपास का यूज़ करेंगे या फिर किसी और सर्कल से आप ड्रॉ करेंगे, नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। आप काउंट कर सकते हैं, 17 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हम क्या कर चुके थे? यहाँ पे देखें, हमने ये क्या करवाया था, ये इलेक्ट्रॉन को हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र किया था, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्लोरीन एटम से ये हमारे पास बन चुका है क्लोराइड आयन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्लोराइड आयन बन चुका है। बेटा फिर से मैं कह रही हूँ, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारे पास क्लोराइड आयन बनेगा। जब हमारे पास क्लोराइड आयन बन जाता है तो ये बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है याद करने वाली कि जब हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो वो हमारे पास क्लोरीन नहीं रहेगा, वो हमारे पास क्लोरीन आयन भी नहीं रहेगा, वो हमारे पास क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा। अक्सर औक़ात बच्चे ये कन्फ्यूजन के तहत ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमने याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉलीएटॉमिक आयंस को हम किस तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं आपके सामने, पॉलीएटॉमिक आयंस के यानी कि ग्रुप ऑफ एटम है, बिहेव करेंगे एज अ चार्ज यूनिट, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम जो कि बिहेव करेंगे एज अ चार्ज यूनिट। हमारे पास देखिए एग्जांपल्स हैं इसकी, हमारे पास एग्जांपल्स में नाइट्राइड आयन है,
सल्फाइड आयन है और फॉस्फेट आयन है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। हम इसको यहाँ तक देखेंगे। पॉलीटॉमिक आयंस का बताना भी बहुत ज़रूरी था। आगे हमारे पास पॉलीटॉमिक आयंस भी आते हैं। मज़ीद हम जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, हमारे पास जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये आगे मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब हम इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रेडिकल से स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा और जो रेडिकल है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। हमेशा जो है ज़्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है, रेडिकल उन्हें समझ नहीं आता। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत से आसान और सादा अल्फाज में आपको रेडिकल समझाने की कोशिश करूँ। इसलिए मैं आपको यहाँ पर रेडिकल नहीं समझा रही, क्योंकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखें और वीडियो को अच्छे से समझें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 केमिस्ट्री। अब हम रेडिकल को जो है वो रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। रेडिकल बेसिकली होता क्या है? रेडिकल एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेडिकल एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब रेडिकल को हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल से। इसके एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे? इसमें हम कार्बन की एग्जाम्पल लेंगे। हम कार्बन की एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि देखें, कार्बन है, उसके पास जो कार्बन है, कार्बन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि इनमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसको हमने पेयर किया हुआ है दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ। दूसरा हाइड्रोजन का एटम है उसको हम पेयर करेंगे। फिर हमारे पास थर्ड है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत एक जो है वो हम छोड़ देंगे। तो जिस एक को हम छोड़ेंगे ना, ये हमारे पास रेडिकल कहलाएगा। मतलब कि इसकी जो वैलेंसी है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, वहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम कनेक्ट हैं। एक जो है वो इसके साथ जो है पेयर नहीं है। बाकी जो 3 है ये हमारे पास पेयर फॉर्म में। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये 3, ये हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में है और ये हमारे पास अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इसे हम रेडिकल कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकल आएगा। रेडिकल को बेसिकली हम या तो फिर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ज़्यादातर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये रेडिकल है हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब कि ये क्या है? ये रेडिकल्स हैं, ये अनपेयर्ड है। यहाँ पर कार्बन क्या है? कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो इसके पास जो है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हैं, ये जो है इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये अनपेयर्ड रेडिकल्स है। यही साथ में हम जो है देखेंगे कि डॉट लगा हुआ है, ये समझ आ जाता है कि ये हमारे पास केमिकल स्पीशीज रेडिकल होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे हम वैलेंसी को स्टडी करेंगे, वैलेंसी को देखेंगे। वैलेंसी में हमारे पास क्या होता है? वैलेंसी बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसकी अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो वो हमारे पास वैलेंसी आती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हमने रेडिकल से ही, उसी के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया, उसी से हमने समझा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है चेंज। चेंज क्या है हमारे पास? चेंज बेसिकली हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास फिजिकल चेंज और एक होता है हमारे पास केमिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारे पास फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज जो है वो फिजिकल चेंज की टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास मैटर की वो फॉर्म होती है जो हम चेंज करते रहते हैं, फिजिकली चेंज होती रहती है। जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो उसे हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी को लिक्विड स्टेट से हम गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें ये आइस क्यूब है, इसको क्या किया, ये हमारे पास मेल्ट हुआ या फिर हमने इसे बॉईल किया या थोड़ी देर के लिए रख दिया तो ये हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो हमने क्या किया, इसको मज़ीद हमने इसको जो है गैस फॉर्म में कैसे, अगर हम इसको इवेपोरेट करते हैं, इसके वेपर्स बना देते हैं तो ये हमारे पास गैस की फॉर्म में चला गया। इसी का वाइस वर्सा हम इसको क्या कर सकते हैं, अब दोबारा उसको रख देंगे, ठंडा करेंगे, फिर उसको हम फ्रीज़ कर देंगे तो वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। फिर लिक्विड स्टेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको रख देंगे आइस स्टेट से, वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल स्टेट है। और फिजिकल स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि हम इसकी शेप को भी और इसके साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। ये जो फिजिकल चेंज हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन में नहीं होता, और ये हमारे पास जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। देखिए, जैसे मैंने आइस से लिक्विड बनाया, लिक्विड से मैंने उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया, इसी तरह अब इसको दोबारा मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ। मैं वेपर से उसको लिक्विड से उसको दोबारा से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब हमारे पास आ जाता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है हमारे पास जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज, लेकिन अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल चेंज में बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनते भी हैं, और बॉन्ड क्या होते हैं, वो टूटते भी हैं, ब्रेक भी होंगे और बनेंगे भी। ठीक है हमारे पास, और जो बॉन्ड टूटते हैं उसके साथ ही साथ एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनता है, और जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनेगा वो एनर्जी भी चेंज होती है उसकी। उसके साथ साथ क्या होगी, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो जो है हमारे पास बॉन्ड बन रहा है या हमारे पास बॉन्ड टूट रहा है। अब जब बॉन्ड बन रहा है या हमारे पास बॉन्ड टूट रहा है तो इसके साथ साथ हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। अब एनर्जी चेंज हो रही है तो हमारे पास सिस्टम में एनर्जी क्या करेगा, या तो एनर्जी को गेन करेगा, या सिस्टम से जो एनर्जी हासिल होगी हमारे पास, ठीक है, एनर्जी को गेन करेंगे। और ये क्या होते हैं हमारे पास ये हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। ये इनको हम दोबारा से इनकी ओरिजिनल स्टेट में, इनकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं ला सकते। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूँ तो हम देखें, हम पेपर को जो है वो जला देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पेपर ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोबारा उससे मैं पेपर नहीं बना सकती। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है मेरे पास, अब दोबारा इसको जो है मैं चेंज नहीं कर सकती, अब दोबारा मैं इसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं ला सकती। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है और जो फिजिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता और इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी हासिल होती है, एनर्जी जो है वो गेन होती है हमारे पास। हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके मज़ीद और वीडियोस बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।